घने जंगल में 3 बहुओं का रसोई और मकान। सोनिया, आज तो काम पर जाने में बहुत ज्यादा देर हो गई, थोड़ा समय पर खाना बना दिया करो। तीनों भाई काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सोनिया और मोनिका चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं। हाँ जी, खाना तो मैंने समय पर ही बना दिया था, लेकिन रात को गोलू की वजह से थोड़ी देर हो गई। वहीं बैठी मोनिका, सोनू जी, बाहर बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। ये लीजिए, आप तीनों भाइयों के लिए पानी और बरसाती लेकर आई हूँ, इसे पहन कर ही जाना। तुमने बिल्कुल सही कहा। बारिश में भीगते हुए अनाज की बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रखना पड़ता है। ऐसे में पैर फिसलने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। अरे भैया, अब यही बातें करते रहोगे क्या? जल्दी चलो, नहीं तो सरपंच बेवजह डांटना शुरू कर देगा। पंकज जी, आप तो सरपंच से ऐसे डर रहे हैं जैसे वही सब कुछ हो। आप सरपंच के यहाँ काम करते हो, उसकी गुलामी थोड़ी करते हो। उससे नहीं डरेंगे तो और किससे डरेंगे? बड़ी मुश्किल से उसके यहाँ अनाज ढोने का काम मिला है। अगर ये काम भी छूट गया तो फिर कहीं काम भी नहीं मिलेगा। बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस गरीबी की वजह से कोई आसानी से काम भी नहीं देता। बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को काम मिला है, इसलिए पूरी लगन और मेहनत से काम करना। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर, अरे भाई, बारिश भी शुरू हो गई, चलो जल्दी निकलते हैं। तीनों भाई काम पर चले जाते हैं। आ गए तुम लोग, थोड़ा समय पर आया करो। देखो, पूरा ट्रक भर चुका है। आज अनाज की सारी बोरियां तुम ही लोगों को जमानी हैं। मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरी मेहनत और लगन से सारा अनाज ठीक से जमा देंगे। इतना कहकर तीनों भाई काम में लग जाते हैं। शाम हो जाती है। अरे भाई, अब बहुत देर हो गई है, बारिश भी हो रही है। तुम लोग भी अपने घर चले जाओ, मुझे भी गोदाम में ताला लगाना है। हाँ मालिक, आपने सही कहा, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। बाकी जो अनाज रह गया है उसे हम कल रख देंगे। हाँ भैया, अब बहुत देर हो गई है, घर पर बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर तीनों भाई घर लौट आते हैं। पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अरे मेरे राजा बेटे, पहले ये तो बता, तुझे क्या चाहिए? पापा, मुझे बड़े बड़े खिलौने चाहिए। आप इसकी खिलौनों की फरमाइशें सुनते रहिए। इस बार तो पहले घर की छत ठीक करवानी है, बारिश से उस छत का बुरा हाल हो गया है। अरे भगवान, पहले आदमी को घर के अंदर तो आने दो, आते ही शुरू हो जाती हो। मिंटू की बात सुनकर फूलो देवी हंसने लगती है। अरे भाई, यही तो पति पत्नी का प्यार होता है, पल पल में नोक झोंक और पल पल में अपनापन। सोनिया सभी के लिए खाना परोस देती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह तीनों भाई काम पर चले जाते हैं। सोनिया दीदी, मैं सोच रही थी कि आज जंगल से लकड़ियाँ और पूरन ले आते हैं, चूल्हे में अच्छी आग जल जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, घर का सारा काम भी हो चुका है। चलो तीनों चलते हैं। तीनों बहुएं जंगल जाकर लकड़ियां और पूरन लेकर लौट रही होती हैं। तुम तीनों बहुएं सच में बहुत मेहनती हो, दिन भर घर का काम भी करती हो और जंगल से लकड़ियाँ भी ले आती हो। आंटी जी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? देखिए, हमने अभी से इतना पूरन इकट्ठा कर लिया है कि बरसात में बार बार जंगल नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा किया, वैसे सुना है ना, इस बार गांव में बहुत चोरी हो रही है। अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ, अब तो घर भी अकेला छोड़ने में डर लगता है। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। सोनिया दीदी, कमला चाची सही कह रही थी, इस बार गांव में बहुत चोरी हो रही है। पता नहीं कौन चोर आ गया है। अरे चोर थोड़ी ना माथे पर लिखवा कर आता है कि मैं चोरी करने आया हूँ। सोनिया की बात सुनकर मोनिका और निशा हंसने लगती हैं। फिर तीनों घर के अंदर जाकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती हैं और तभी फूलो देवी को जोर जोर से खांसी आने लगती है। हे भगवान, माँ जी की खांसी की कितनी दवाई करा ली, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा। समझ नहीं आता क्या करें। दीदी, मुझे लगता है माँ जी को किसी बड़े अस्पताल में दिखाना चाहिए। नहीं नहीं बहू, मुझे कहीं बड़े अस्पताल नहीं जाना। हमारे तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं, बड़े अस्पताल में बहुत पैसे लगते हैं। इसी तरह तीनों बातें करती रहती हैं। दूसरी ओर शाम हो जाती है। देखो भाई सोनू, आज मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। तुम लोग समय पर गोदाम बंद करके चले जाना। मालिक, गोदाम तो हम बंद कर देंगे, लेकिन अच्छा रहता अगर आप खुद ताला लगा कर चले जाते। आज बहुत सारा अनाज भी रखा हुआ है। अरे भाई, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, बहुत जरूरी काम आ गया इसलिए जाना पड़ रहा है। इतना कहकर हरपाल वहां से चला जाता है। तीनों भाई अपना काम करने लगते हैं। तभी अरुण
उनकी सारी बातें सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, आज तो बहुत अच्छा मौका है। सरपंच भी यहाँ नहीं है और गोदाम पूरी तरह खाली रहेगा। आज तो मैं आराम से अपना काम कर सकता हूँ। अरुण भाई चलो, अब बहुत देर हो गई है, सब घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, रात भी काफी हो गई है। तीनों भाई गोदाम बंद करके अपने अपने घर आ जाते हैं। आ गए आप लोग? आइए जल्दी से खाना खा लीजिए, हमने आपके बिना खाना नहीं खाया। आजकल तो गोलू भी आपकी बहुत चिंता करता है, कहता है कि गांव में चोरी हो रही है, इसीलिए पापा को संभल कर जाना चाहिए। अरे तुम बिल्कुल बेवजह चिंता कर रही हो, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, बातें बाद में कर लेंगे। आइए सब लोग खाना खा लीजिए। निशा सबके लिए खाना परोस देती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और फिर सो जाता है। वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे में अरुण गोदाम का ताला तोड़ देता है। वाह, आज तो यहाँ मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। सारा अनाज उठाकर ले जाऊंगा और मंडी में महंगे दामों में बेच दूंगा। ऐसा सोचते हुए अरुण अनाज की एक एक बोरी उठाकर वहां से ले जाने लगता है कि तभी रास्ते में अरुण के पीछे कुत्ते भौंकने लगते हैं। अरे बाप रे, इन कुत्तों से बचकर कहाँ जाऊं? कहीं इनकी आवाज सुनकर पड़ोसी ना जाग जाएं। मुझे जल्दी से अनाज छिपाना होगा। अरुण सारी अनाज की बोरियां मिंटू के घर के बाहर पड़े भूसे और पूरन में छिपा देता है। चलो भाई, आज का काम तो अच्छे से हो गया। अब इन लोगों को क्या पता चलेगा कि अनाज की बोरियां यहीं छिपी हुई हैं। कल रात अंधेरे में चुपचाप इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इतना कहकर अरुण वहां से चला जाता है। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। गांव में हर जगह टोली बनाकर लोग चोरी के बारे में बातें करते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। इस साल ज्यादा चोरी हमारे गांव में हो रही है। अरे भाई, आज फिर मेरे गोदाम में चोरी हो गई। गांव के सभी लोगों को नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया जाता है। बहुत हो चुका, अब हमें पूरे गांव की तलाशी लेनी होगी। मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं गांव के एक एक घर की अच्छी तरह तलाशी लूंगा। इतना कहकर गोविंदा, हरपाल और गांव के कुछ लोग सभी घरों की तलाशी लेने लगते हैं। तभी फूलो देवी के घर के बाहर पड़े भूसे और पूरन में से गोविंदा अनाज की बोरियां निकाल लेता है। हरामखोरों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। नहीं 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 मालिक, हमने कोई चोरी नहीं की है। हमें नहीं पता कि ये अनाज की बोरियां हमारे घर के बाहर कैसे आई। अरे अरे, ये लोग तो बड़े सीधे बनते थे। अब समझ में आया कि गांव में जितनी भी चोरियां हो रही थी सब यही करते थे। तभी फूलो देवी घर के अंदर से बाहर आती हैं। बहन जी, ऐसा मत कहिए, हम गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। मेरे बेटे दिन रात मेहनत करते हैं, ये किसी की चोरी नहीं कर सकते। ये जरूर किसी की साजिश है। हाँ हाँ, बस तुम्हारे ही खिलाफ साजिश होगी। गांव में और भी लोग रहते हैं, क्या कभी कोई चोर खुद कहता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ? अब जब पर्दाफाश हो गया है तो तरह तरह की बातें बना रहे हो। हाँ हाँ भाई, चोरी तो इन्हीं लोगों ने की है। इन्हें तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने भी यही सोच लिया है। अब इन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि कोई दोबारा चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। गोविंदा, जाओ कालिक लेकर आओ और पूरे परिवार का मुंह काला करके इन्हें गांव से बाहर निकाल दो। आज के बाद ये लोग इस गांव में दिखाई नहीं देने चाहिए। तुम जैसे चोरों के लिए हमारे गांव में कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए, आखिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं है। तुम्हारे बेटों को चोरी करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। गोविंदा कालिक लाकर पूरे परिवार का मुंह काला कर देता है और गांव वाले उन्हें गांव से बाहर निकालने लगते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, जबकि हमने कोई गलती भी नहीं की। जब वक्त बुरा आता है तो चारों तरफ से आता है। आज पूरा गांव हम पर उंगली उठा रहा है। पूरा परिवार रोते हुए गांव से बाहर निकल जाता है और जाकर मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता है। भैया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि बस पकड़कर शहर जाकर कोई छोटा सा मकान किराए पर ले सकें। बेटा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। हमारे सिर से छत भी छिन गई। अब इस अंधेरी रात में हम कहाँ जाएंगे? मम्मी, इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा तुम चुप हो जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जैसे हालात में अब सिर्फ घना जंगल ही हमारा सहारा है। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा।
अब इस घने जंगल को ही हमें अपना घर और रसोई बनाना होगा। इतना कहकर पूरा परिवार घने जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। रात का अंधेरा छा जाता है। पूरा परिवार एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी जोर जोर से आंधी तूफान चलने लगता है। आंधी की वजह से फूलो देवी की साड़ी पेड़ में उलझ जाती है और उनके बाल हवा में बिखर जाते हैं। हे भगवान, ये भूत कौन खड़ा हो गया? चुड़ैल, चुड़ैल, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। अरे बहू चुप कर, मैं हूँ तेरी सास। अच्छा, अब तू मुझे चुड़ैल बोलेगी? फूलो देवी का गुस्सा देखकर पूरा परिवार हंसने लगता है। दादी, मम्मी ने तो आपको चुड़ैल बना दिया। ये सोनिया बहू भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। इसे तो जरा भी अकल नहीं है। अरे आप लोग इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? ये घर नहीं जंगल है। तभी बंदरों का एक झुंड आवाजें करता हुआ वहां आ जाता है। लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हम सब पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। पूरा परिवार पेड़ के पीछे छिप जाता है। बंदरों का झुंड आवाजें करता हुआ आगे निकल जाता है। जंगल में हम आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ घर और रसोई बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। बस किसी तरह आज की रात निकल जाए। तभी वहां दो हाथी चिघाड़ते हुए आ जाते हैं। आप सब लोग पीछे रहना, मुझे हाथी की आवाज निकालनी आती है। कोई कुछ भी मत बोलना। पंकज की बात सुनकर पूरा परिवार चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ जाता है और पंकज हाथी की आवाज निकालता है। उसकी आवाज सुनकर दोनों हाथी दूसरी दिशा में चले जाते हैं। अरे वाह पंकज जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके अंदर टार्जन वाला टैलेंट भी है। आपकी हाथी वाली आवाज सुनकर हाथी ही चले गए। और क्या, तुमने अपने पति को ऐसे ही समझ रखा है क्या? पूरा परिवार पूरी रात बारिश और जंगली जानवरों की मुसीबतों का सामना करता है। अगली सुबह होती है। पूरा परिवार घने जंगल को देखकर डरा हुआ होता है। हे भगवान, राम राम करते हुए रात तो कट गई। अब इस नए दिन में सब कुछ अच्छा करना। माँ जी, नया दिन नई शुरुआत और नई उम्मीद लेकर आया है। हम इसी घने जंगल में अपना घर और रसोई बनाएंगे। सबसे पहले हमें लकड़ियाँ और बांस इकट्ठा करने होंगे। हम तीनों भाई भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पूरा परिवार एक साथ रहेगा, तभी हर मुसीबत का सामना कर पाएंगे। पूरा परिवार मिलकर लकड़ियाँ, बांस और बल्लियां इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं। हमने लकड़ियाँ और छप्पर के लिए घास भी इकट्ठा कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपना घर जमीन से थोड़ा ऊंचा बनाना चाहिए ताकि जंगली जानवरों का खतरा कम रहे। हाँ बिल्कुल, अब बांस और बल्लियां गाड़ कर घर बनाना शुरू करते हैं। पूरा परिवार मिलकर घर बनाने में लग जाता है। पंकज और सोनू बड़े बड़े बांसों को एक दूसरे में फंसाकर घास और बेलों की रस्सियों से मजबूती से बांधने लगते हैं। बेटा, हमें 2 मंजिला घर बनाना चाहिए। नीचे रसोई बना लेंगे और ऊपर सोया करेंगे। हाँ माँ, हमने भी यही सोचा है। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा है। पूरा परिवार मिलकर लकड़ी, बांस और बल्लियों की मदद से अपना घर तैयार कर लेता है। दीदी, मिट्टी भी तैयार है। अब हमें पूरे घर को मिट्टी से लीप देना चाहिए। तीनों बहुएं मिलकर पूरे घर को मिट्टी से लीपने लगती हैं। दीदी, घर तो बन गया, लेकिन रसोई का क्या? हमारे पास तो चूल्हा और बर्तन तक नहीं है। अरे तुम कैसे भूल गई? तुम्हारी जेठानी को मिट्टी के बर्तन बनाना भी आता है। मैं अभी मिट्टी का चूल्हा और बर्तन दोनों बना देती हूँ। इतना कहकर सोनिया मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है। शाम होने लगती है। मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। अब तो कुछ खाने का इंतजाम करो। हाँ बेटा, भूख तो हम सबको लगी है। चलो देखते हैं जंगल में खाने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। इतना कहकर तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ खाने की तलाश में जंगल की ओर चली जाती हैं। तभी उन्हें खट्टी मीठी करौंदे की झाड़ियां दिखाई देती हैं। सुनिए, अभी तो मुझे खाने के लिए और कुछ नहीं दिख रहा। चलिए करौंदे तोड़ लेते हैं, आज इन्हीं से काम चला लेंगे। भाभी, ये तो वैसे भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप रुको, मैं अभी पेड़ पर चढ़कर तोड़ कर लाता हूँ। जैसे ही पंकज पेड़ पर चढ़ता है, तभी वहाँ खूंखार लोमड़ियों का झुंड इंसानों की गंध सूंघते हुए आ जाता है। हे भगवान, लोमड़ियाँ, बचाओ बचाओ। निशा की चीख सुनकर पंकज डर के मारे पेड़ से नीचे गिर जाता है। मिंटू और सोनू बड़ी मुश्किल से लकड़ी के डंडों की मदद से लोमड़ियों को वहां से भगा देते हैं। जितना आसान हमने इस घने जंगल में रहना समझा था, उतना बिल्कुल भी नहीं है। आज तो बच गए, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। जैसे ही पूरा परिवार घर की ओर लौटने लगता है, तभी उन्हें केले और अमरूद के पेड़ दिखाई देते हैं। दीदी देखिए, यहाँ केले और अमरूद के पेड़ हैं। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, तुम सब नीचे रुको, मैं अभी केले और अमरूद तोड़ कर लाता हूँ।
सोनू पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगता है, तभी नीचे एक जहरीला सांप दिखाई देता है। सोनू जी संभल कर, नीचे बहुत जहरीला सांप है। तुम पीछे हटो, मैं इसे भगाती हूँ। सोनिया जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाकर सांप की ओर फेंक देती है। पत्थर लगते ही सांप वहां से भाग जाता है। पूरा परिवार केले और अमरूद लेकर घर वापस आ जाता है। मम्मी, आप लोग जंगल गए थे और इतने सारे फल लेकर आ गए। आज तो बहुत मजा आ जाएगा। पूरा परिवार एक साथ बैठकर फल खाने लगता है। तभी जंगली जानवरों का एक झुंड वहां आ जाता है और बाहर बने मिट्टी के चूल्हे को तोड़ देता है। साथ ही जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। हे भगवान, इन जंगली जानवरों की आवाजों से बहुत डर लग रहा है। कहीं आज ये हमें मार ही ना दे। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब साथ हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से सारे जंगली जानवर वहां से भाग जाते हैं। मम्मी, पूरा पानी आ रहा, मुझे बहुत डर लग रही है। हाँ, हमें किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाना चाहिए। इतना कहकर पूरा परिवार एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी गोलू का हाथ पेड़ से निकले गोंद पर लग जाता है। देखो मम्मी, मेरे हाथ पर कुछ चिपक गया है। अरे तो गोंद है, यही तो हमारे घर को मजबूत बनाने के काम आएगा। दीदी, अब मुझे भी समझ आ गया। इस गोंद को मिट्टी में मिलाकर हम अपनी छत और दीवारों को और मजबूत बना सकते हैं। बहू, पता नहीं तुम लोग ये सब कैसे कर पाओगे। भगवान करे इस घने जंगल में भी हमें कभी सुख और खुशी मिल जाए। आपको क्या लगता है, क्या तीनों भाई और उनका परिवार इस घने जंगल में अपना घर और रसोई पूरी तरह बना पाएंगे? क्या पूरा परिवार जंगल में खुश रह पाएगा या फिर उनके सामने कोई नई मुसीबत आएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पूरी रात परिवार बारिश में भीगता रहता है। अगली सुबह होती है। दीदी चलिए, आज फिर मिट्टी, लकड़ियाँ और बाकी सामान लेकर आते हैं ताकि हम अपना घर दोबारा बना सकें। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। सब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पूरा परिवार जंगल से लकड़ियाँ, बांस, पेड़ों का गोंद और मिट्टी इकट्ठा करके घर लौट आता है। वाह, इस बार हम अपना घर इतना मजबूत बनाएंगे कि ना बारिश हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही जंगली जानवर। तीनों बहुएं मिट्टी में पेड़ का गोंद मिलाकर गारा तैयार करती हैं। तीनों भाई बांस और लकड़ियों से घर का ढांचा तैयार कर देते। तीनों बहुएं पूरे घर की छत और दीवारों पर गारा अच्छी तरह लगा देती हैं। फिर नीचे का हिस्सा भी मिट्टी से लीप देती हैं। माँ जी, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। हे भगवान, इस बार बारिश में हमारी रक्षा करना। हम सब ने बहुत मेहनत की है। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी शाम हो जाती है। तीनों बहुएं फिर से जंगल की ओर चली जाती हैं। दीदी देखिए, यहाँ जंगली बथुआ और हरी मिर्च मिल गई। आज तो हम बथुए का साग बनाकर खाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो इन्हें तोड़ लेते हैं। तीनों बहुएं बथुआ और हरी मिर्च लेकर घर लौट आती हैं। तभी निशा, दीदी लेकिन आग कैसे जलाएंगे, हमारे पास तो माचिस भी नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पत्थरों की मदद से आग जला लूंगी। अच्छा हुआ कि हम सूखी घास और लकड़ियां भी साथ ले आए थे। मोनिका दो पत्थरों को आपस में टकराकर आग जला देती है। सोनिया मिट्टी के बर्तनों में बथुए का साग डालकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। साग की खुशबू सूंघकर कुछ जंगली जानवर वहां आ जाते हैं। हे भगवान, भागो, ये तो हमें आज जान से मार देंगे। इतना कहकर पूरा परिवार घर के अंदर चला जाता है। तभी हिरणों का झुंड आकर मिट्टी के बर्तन और चूल्हा तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। हे भगवान, हमारी सारी मेहनत फिर से बेकार हो गई। हमारी तो रसोई और मकान इन जंगली जानवरों ने फिर से तबाह कर दिए। समझ नहीं आता यहाँ पर रहना कैसे संभव होगा। नहीं दीदी, हमारी मेहनत बेकार नहीं हुई है। हम हार नहीं मानेंगे। हमने जो ज्यादा बथुआ तोड़कर रखा था उसी को पत्थर पर घिसकर खा लेंगे। निशा पत्थर पर बथुआ पीसकर खाने लायक तैयार कर देती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। ये हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं। न सिर पर अच्छी छत है और न ही ठीक से रसोई। भाई, सब ठीक हो जाएगा। जब भगवान ने मुसीबत दी है तो उसका सामना भी हमें ही करना होगा। इतना कहकर बातें करते करते पूरा परिवार सो जाता है। रात के समय जोर जोर से आंधी तूफान चलने लगते हैं। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कोई नई मुसीबत आने वाली है? नहीं मेरे राजा बेटे, कुछ नहीं होगा। तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, इतनी छोटी छोटी बातों से डरते नहीं। सोनिया गोलू को अपने पास सुला लेती है। पूरा परिवार रात गुजार देता है। अगली सुबह तीनों भाई और तीनों बहुएं पानी की तलाश में नदी के किनारे पहुंचते हैं। अरे वाह, नदी में कितनी सारी मछलियां हैं। आज मछली पकड़ लेते हैं, घर जाकर यही बनाएंगे। हाँ भाई, तुमने सही कहा, मुझे मछली पकड़ना आता है।
सोनू कांटेदार लकड़ी में नुकीला पत्थर फंसाकर उसे नदी में डाल देता है। थोड़ी ही देर में कई मछलियां उसमें फंस जाती हैं। अरे वाह, आज तो खाने का बढ़िया इंतजाम हो गया। आज मछली खाने को मिलेगी। खुशी में मोनिका का पैर फिसल जाता है। देखा मोनिका, मैंने कितनी बार कहा है कि जरा संभल कर चला करो। यहाँ पत्थर बहुत फिसलन वाले हैं। कोई बात नहीं दीदी, इस बार हम गोंद और पत्थरों से इतना मजबूत चूल्हा बनाएंगे कि कोई जंगली जानवर उसे नहीं तोड़ पाएगा। चलिए ये सारे पत्थर और मछलियाँ लेकर घर चलते हैं। पूरा परिवार मछलियां और पत्थर लेकर घर लौटाते हैं। तीनों बहुएं गोंद और पत्थरों की मदद से मजबूत चूल्हा तैयार कर देती हैं। चलो, चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया। अब मैं जल्दी से सबके लिए खाना बना देती हूँ। सोनिया और मोनिका मिलकर खाना बनाती हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और फिर सो जाता है। रात को जंगली जानवर मिट्टी और लकड़ी की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। हे भगवान, इन जंगली जानवरों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। बस किसी तरह ये रात कट जाए। दीदी, आप सब पीछे हो जाइए। आज जो पत्थर हम नदी से लाए थे उनसे मैं हथियार बनाऊंगी। मुझे पता है कि पत्थरों से हथियार कैसे बनाए जाते हैं। हाँ दीदी, मुझे भी पता है, मैंने टीवी में देखा है। हमारे पास लकड़ियां भी हैं। जल्दी से पत्थर और लकड़ियों के भाले बना लेते हैं। तीनों बहुएं लकड़ी और पत्थरों से भाले तैयार कर देती हैं। तीनों भाई और तीनों बहुएं मिलकर जंगली जानवरों को वहां से भगा देते हैं। देखते ही देखते रात गुजर जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। आज हमारे पास सूखी लकड़ियां भी कम है। मैंने सोचा है कि जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए रात भर चूल्हे में आग जलती रहनी चाहिए ताकि कोई जानवर हमारे पास ना आए। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं। तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ जंगल में लकड़ियां लेने चली जाती हैं। तभी उन्हें बहुत सारे मधुमक्खियों के छत्ते दिखाई देते हैं। अरे वाह, इतना सारा देसी जंगली शहद। शहर में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है। मुझे शहद निकालना आता है। तुम सब जल्दी से सूखी घास इकट्ठी करो। धुआं करके मैं आराम से शहद निकाल लूंगी। तीनों बहुएं और तीनों भाई मिलकर सूखी घास इकट्ठा करते हैं। सोनिया पत्थरों की मदद से आग जलाकर धुआं करती है। धुएं से मधुमक्खियां उड़ जाती हैं और मोनिका आराम से शहद निकाल लेती है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी तीनों बहुओं में इतने सारे हुनर छिपे हुए हैं। पूरा परिवार शहद, बांस और लकड़ियां लेकर घर लौटाता है। भैया, सबसे पहले हमें अपने घर के चारों तरफ बाड़ लगा देनी चाहिए। तीनों भाई बांस, लकड़ियों और घास की मदद से पूरे घर के चारों ओर मजबूत बाड़ बना देते हैं। बहू, ये इतना सारा जंगली शहद कहाँ से ले आई तुम लोग? माँ जी, ये तो हमारी खुशियों का खजाना है। इसे बेचकर हमारे घर का गुजारा चलेगा और आज रात के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। रात को पूरा परिवार शहद खाकर आराम से सो जाता है। अगली सुबह तीनों भाई शहद बेचने शहर चले जाते हैं। दीदी, हमें भी जंगल में सब्जियों की तलाश करनी चाहिए। चलिए ना। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। जंगल में कुछ ना कुछ तलाश करेंगे तो थोड़ी बहुत सब्जियां मिल जाएंगी। बहुओं, जरा संभल कर जाना। जंगल में जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। फूलो देवी की बात सुनकर तीनों बहुएं जंगल में सब्जियां ढूंढने निकल जाती हैं। नदी किनारे पहुंचते ही उन्हें जंगली कद्दू, लौकी, तोरी, मिर्च और इमली की बेलें दिखाई देती हैं। अरे वाह, हमें तो सारी सब्जियां मिल गई। इनकी बेलें घर के बाहर लगा देंगे, फिर खाने का भी इंतजाम हो जाएगा और तीनों भाई इन्हें शहर में बेच भी सकेंगे। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। जल्दी से इन सबके बीज इकट्ठा कर लेते हैं। तीनों बहुएं बेलों के बीज लेकर घर लौटाती हैं। बहू, ये क्या लेकर आई हो? माँ जी, बस अब देखती जाइए क्या क्या होता है। इतना कहकर तीनों बहुएं घर के बाहर बने आंगन में जमीन तैयार करके सभी बीज बो देती हैं। शाम के समय तीनों भाई शहद बेचकर घर लौटाते हैं। सोनू जी, आज आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कान दिखाई दे रही है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। हमारी देसी जंगली शहद बहुत अच्छे दामों में बिका है। हमें मनचाही कीमत मिली है। मैं राशन का सारा सामान भी लेकर आया हूँ। आज तो कुछ अच्छा खाना बना लेना। कई दिनों बाद तीनों बहुएं स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और पूरा परिवार जंगल में बने अपने घर और रसोई में एक साथ बैठकर खाना खा लेता है। तभी रात के अंधेरे में जंगली जानवर आकर तीनों बहुओं की लगाई हुई पूरी खेती उजाड़ देते हैं। अरे, हमारी सारी खेती तो बर्बाद हो गई। नहीं, हम उदास नहीं होंगे। अब हमें समझ आ गया है कि खेती को बचाने के लिए चारों तरफ मजबूत बाड़ लगानी होगी। चलो, आज फिर जंगल चलते हैं। अरे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। वैसे भी हमें जंगली शहद भी लेकर आना है। तभी बहुएं अपने अपने पतियों के साथ जंगल जाती हैं और शहद लेकर लौट आती हैं। इस बार तो शहद अच्छे दामों में बिकेगा। चलो, जल्दी से नदी किनारे से फिर से बेलों के बीज ले आते हैं। तीनों बहुएं नदी किनारे से बेलों के बीज लाकर दोबारा बो देती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं।
तीनों बहुएं रोज अपनी खेती की देखभाल करती हैं। बारिश की वजह से खेतों में पानी भर जाता है। कुछ दिन बाद दोपहर का समय होता है। मोनिका, पहले तो बारिश का पानी खेत तक आ रहा था, लेकिन अब खेत सूखने लगे हैं। क्यों ना हम लकड़ियों से नाली बनाकर नदी का पानी सीधे खेत तक ले आएं? हाँ दीदी, यही सही रहेगा। दोनों लकड़ियों की मदद से नाली बना देती है, जिससे नदी का पानी सीधे खेतों तक पहुंचने लगता है। कुछ दिन बाद शाम का समय होता है। दीदी, आज बहुत देर हो गई, तीनों भैया अभी तक लौटे नहीं, मन घबरा रहा है। तभी तीनों भाई साइकिल लेकर घर पहुंच जाते हैं। अरे इतना परेशान क्यों हो रही थी? जरा देखो तो हम क्या लेकर आए हैं। वाह पापा, आप साइकिल लेकर आए हो? हाँ बेटा, अब हमारा शहद इतना बिकने लगा है कि रोज पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। अब साइकिल से शहद बेचने जाएंगे। आपने बिल्कुल सही किया। भगवान की कृपा से जंगल में हमारा घर और रसोई भी चल गई है। अब हमारी खेती भी तैयार हो रही है। कल से ताजी सब्जियां भी शहर ले जाया करना। अरे आप लोग बातें ही करते रहोगे क्या? मैंने खाना भी बना लिया है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा लेता है। वाह बेटा, अब तो सच में खुशी मिलने लगी है। घने जंगल में रहना आसान नहीं था, लेकिन तुम सबने साबित कर दिया कि अगर मन में हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। रात को तेज बारिश होने लगती है। तभी घर के बाहर दो छोटे छोटे खरगोश के बच्चे आवाज करने लगते हैं। अरे ये तो खरगोश के छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें अंदर ले आती हूँ। सोनिया खरगोश के बच्चों को घर के अंदर ले आती है। बहू, ये क्या मुसीबत ले आई? अगर इनके पीछे जंगली जानवर आ गए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी ही देर में खरगोशों की गंध पाकर कई जंगली जानवर घर के पास आ जाते हैं। देखा बहू, अब जल्दी से इन्हें बाहर छोड़ दे। माँ जी, मैं तो भलाई करना चाहती थी, लेकिन ये तो हमारे लिए मुसीबत बन गई। सोनिया खरगोश के बच्चे को खिड़की से बाहर छोड़ देती है। जंगली जानवर फिर भी शोर मचाने लगते हैं। तीनों बहुएं पत्थर के बने हथियार उठाकर जंगली जानवरों को वहां से भगा देती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय तीनों बहुएं जंगल में लकड़ियां लेने जाती हैं। रास्ते में अचानक मोनिका को सांप काट लेता है। सोनिया दीदी, बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। हे भगवान, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनिया अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर मोनिका के पैर में कसकर बांध देती है और फिर जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उन्हें पत्थर पर पीसती है और मोनिका के पैर पर लगा देती है, जिससे जहर फैल नहीं पाता। दीदी, आज आपने मोनिका दीदी की जान बचा ली। आपको तो जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान है। मेरी दादी आयुर्वेदिक इलाज किया करती थी। शाम को तीनों भाई शहद और सब्जियां बेचकर घर लौटाते हैं। भैया, आज तो काम बहुत अच्छा रहा। शहद और सब्जियां दोनों की मनचाही कीमत मिली। पूरा परिवार बातें करते करते सो जाता है। कुछ दिन बाद सोनिया नदी से कपड़े धोकर लाती है और उन्हें सूखने के लिए डाल देती है। तभी बंदरों का झुंड आकर सारे कपड़े फाड़ देता है। दीदी, आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। नहीं दीदी, हम फिर मेहनत करेंगे। गोंद लाकर सारे कपड़े जोड़ देंगे। दूसरी ओर गांव में फिर से चोरी हो जाती है। चोरी की आए दिन खबर सुनने से गांव में हड़कंप मचा होता है। आखिर गांव में ये सब क्या हो रहा है? हमने तो उस गरीब परिवार को भी गांव से निकाल दिया था। मालिक, अब मुझे रात में पहरा देना होगा। आखिरकार पता लगाना तो होगा कि ऐसा कौन है जो रात होते ही गांव में चोरी कर रहा है। हमें तो सच को सामने लाना ही होगा। गोविंदा रात में पहरा देता है। तभी अरुण चोरी करने लगता है और रंगे हाथों पकड़ा जाता है। गांव वाले अरुण को खंबे से बांधकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। सच सच बता, गांव की सारी चोरियां तूने ही की है ना? मालिक, मुझे माफ कर दो। हाँ, गांव की सारी चोरियां मैंने ही की थी। तीनों बहुएं और उनके पति बिल्कुल बेगुनाह थे। हे भगवान, हमने उस परिवार पर कितना बड़ा जुल्म किया। असली गुनाहगार तो ये था। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस परिवार को घने जंगल में भेज दिया। चलो उन्हें ढूंढते हैं, पता नहीं वो जिंदा भी होंगे या नहीं। पूरा गांव घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक सुनील को सांप काट लेता है। उसी समय तीनों बहुएं खाना बना रही होती हैं और तीनों भाई शहर से लौट रहे होते हैं। अरे बाप रे, सुनील भाई को सांप ने काट लिया। जल्दी से इन्हें हमारे घर ले चलो। पूरा गांव सुनील को लेकर उनके घर पहुंच जाता है। सोनिया जड़ी बूटियों से सुनील का इलाज कर देती है। मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। असली गुनाहगार कोई और था। हरपाल जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि सच कभी छिपता नहीं। आज आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। वाह बहू, तुम लोगों ने कितना सुंदर घर और रसोई बनाई है। यहाँ तो कितनी शांति है।
तीनों बहुएं पूरे गांव वालों को माफ कर देती हैं। सभी गांव वाले वापस लौट आते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। कुछ दिन बाद तीनों भाई शहर में शहद और सब्जियां बेचने जाते हैं। भाई, जब से तुम लोग ये देसी शहद बेचने आए हो, इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। अब तुम्हें इसे बड़े स्तर पर शुरू करना चाहिए। हाँ भाई साहब, हम भी अब यही सोच रहे हैं। इतना कहकर तीनों भाई घर लौट आते हैं। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। अब हम अपने शहद का बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। सभी लोगों को हमारा शहद बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सचमुच घने जंगल में आकर हमें एक नया रोजगार तो मिला। सच में हमें बहुत खुशी है कि गांव छोड़कर घने जंगल में आने के बाद भी हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है। ये सब मेरी तीनों बहुओं की मेहनत की वजह से ही हो पाया है, वरना हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार घने जंगल में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। आपको क्या लगता है, अगर आप तीनों बहुओं की जगह होते तो क्या अपने परिवार के लिए ऐसी ही मेहनत करके घर और रसोई का इंतजाम करते? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।